स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे आज 23 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए तो आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होती है इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साथ साथ में यहाँ पर हम अपने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए उन पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में जो करंट अफेयर का है रिवीजन भी करेंगे, जिसको हम लोग पिछले 2 दिन से लगातार कंटिन्यू करके चल रहे हैं। और मुझे आप लोगों के फीडबैक जरूर से जरूर चाहिए। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। ये जो रिवीजन सीरीज है क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। अगर हेल्पफुल है ये तरीका, ये नया मेथड आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर चाहेंगे आप तो जैसा पुराना फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट की तरफ लौटेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए कि सर वीडियो बहुत लंबा होता है। मैंने आपको कल भी कहा था कि वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखा जाए तो 10 स्लाइड होती है और 10 स्लाइड में मैं कम से कम आपको प्रयास करता हूँ कि कम से कम आपको 70 से 80 करंट अफेयर के टॉपिक ऐसे हों जो पुराने हैं वो आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है। भले ही आज के करंट अफेयर के 10 ही टॉपिक हो, लेकिन उन 10 टॉपिक के अंतर्गत 100 क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेट पुराना रखा जाए तो भी बता सकते हैं, नया फॉर्मेट है तो इसको कंटिन्यू करना है तो ये भी आप बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर देखते हैं, स्टेट बैक्टीरिया घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा। यहां पर देखा जाए अभी तक क्या होता था कि राज्य पक्षी होता था, राज्य पशु होता था, ठीक है, और राज्य गीत हो सकता है। अब यहां पर देखा जाए राज्य बैक्टीरिया घोषित किया जाएगा, और राज्य बैक्टीरिया घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा तो वो हो जाएगा केरल। यहां पर देखा जाए, चर्चा कर लेते हैं। केरल देश का पहला राज्य बनेगा जो स्टेट बैक्टीरिया घोषित करेगा। इसका उद्देश्य उपयोगी सूक्ष्म जीवों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। यहाँ पर जो उपयोगी सूक्ष्म जीव है उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से केरल पहला राज्य बनेगा जो अपना एक स्टेट बैक्टीरिया घोषित करेगा। यहाँ पर देखा जाए स्टेट बैक्टीरिया के नाम की आधिकारिक घोषणा 23 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम के उद्घाटन के दौरान की जाएगी, ठीक है। यहां पर देखें, चयनित बैक्टीरिया कृषि, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लाभकारी भूमिका निभाएंगे। यह पहल विज्ञान आधारित नीति, सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में केरल की अग्रणी सोच को दर्शाता भी है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो राज्य बैक्टीरिया घोषित करेगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना एक राज्य बैक्टीरिया घोषित करके रखा है, ठीक। तो पिनरई विजयन के द्वारा देखा जाए केरल पहला राज्य बन गया है। अब केरल की बात आई है तो केरल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है पिछले एक साल में जो चर्चा में रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं केरल राज्य से संबंधित, ठीक है। केरल राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग एक एक कर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर चर्चा करें जो केरल का कोच्चि शहर है। कौन सा शहर? कोच्चि शहर है। यहां पर देखा जाए तो 9वां अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? कोच्चि केरल में किया जाएगा। और यहीं पर देखा जाए जो अरलाम, ठीक है, अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसको देखा जाए केरल का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ठीक है। अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य को केरल का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ठीक है। साथ साथ यहीं पर चर्चा करें केरल का जो वायनाड जिला है, वायनाड जिला का, यहां पर देखा जाए कैलपेट्टा, वायनाड जिले के कैलपेट्टा में देखा जाए तो पहला पेपरलेस कोर्ट बनाया गया है। पहला पेपरलेस कोर्ट, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहां पर? केरल के जो वायनाड शहर है यहीं के कैलपेट्टा में स्थापित किया गया है, ठीक है। साथ साथ में चर्चा करें कोलाम जिला, यहां पर जो केरल का कोलाम डिस्ट्रिक्ट है, केरल का कोलाम जिला है, कोल्लाम, ये 24 घंटे, ठीक है, यहां पर चर्चा करें 24/7 ऑनलाइन चलने वाली कोर्ट संचालित की जाएगी। कोलाम डिस्ट्रिक्ट जो केरल के अंदर पड़ता है, यहीं पर 24 घंटे चलने वाली जो ऑनलाइन कोर्ट है उसका शुभारंभ किया गया है, ठीक। आगे हम चर्चा करें, यहां पर देखा जाए
जो केरल है, केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहीं पर देखा जाए तो युद्ध अभ्यास हुआ, इकोवेरिन अभ्यास। किसके किसके बीच? तो मालदीव प्लस भारत के बीच में अभ्यास किया जाता है। और अभी देखा जाए मालदीव के साथ भारत ने एक और अभ्यास किया है, कौन सा? अभ्यास दोस्ती। इसमें ये 3 राष्ट्रों का अभ्यास था, मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और वहीं पर आगे हम चर्चा करें, जो केरल है, केरल शहर या केरल जो राज्य है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो अति गरीबी है, अति गरीबी, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, अति गरीबी को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। जो केरल है ये अति गरीबी को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल यहां पर देखा जाए जो वरिष्ठ नागरिक आयोग है, वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहीं पर देखा जाए जो केरल है ये क्लास 10th तक, ठीक है, 10th तक जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स की शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इतने पॉइंट हमने देखा, जहां तक हमारा बोर्ड समाप्त होता है वहीं तक हम लोग उतने पॉइंट डेली डिस्कस करते रहेंगे। केरल का फिर कभी जिक्र आएगा तो और पॉइंट पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। केरल का जो कोच्चि शहर है, यहाँ पर 9वां अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आयोजित किया गया। केरल का जो अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको केरल का पहला तितली अभ्यारण्य बनाया गया। साथ ही साथ जो वायनाड है, वायनाड का कैलपेट्टा है, यहाँ पर देखा जाए जो कैलपेट्टा है, कैलपेट्टा पहला पेपरलेस कोर्ट बना। कोलाम डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 24 घंटे ऑनलाइन चलने वाली कोर्ट की स्थापना की गई। तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, यहीं पर इकोवेरिन अभ्यास का आयोजन किया गया, जो मालदीव और भारत के बीच में हुआ। और मालदीव और भारत के बीच में देखा जाए एक और अभ्यास होता है, ऑपरेशन अभ्यास दोस्ती, जिसमें श्रीलंका भी सम्मिलित होता है। वहीं पर अति गरीबी को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। और वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। साथ ही साथ जो क्लास 10th है, क्लास 10th तक देखा जाए तो रोबोटिक्स की शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो केरल बन गया है, ठीक है। तो इतने पॉइंट हमने केरल से देखे। अब आइए चलते हैं आगे। न्यूजीलैंड और जॉर्जिया में नए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति हुई है, ठीक है। नए भारतीय राजदूत न्यूजीलैंड और जॉर्जिया में बने हैं। आइए देखते हैं कौन बने हैं। यहां पर भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक मुआनपुई सेवाई, ठीक है, मुआनपुई सेवाई जो है, इनको न्यूजीलैंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, जो वर्तमान में देखा जाए तो विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। साथ ही साथ देखा जाए तो अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां भारत की विदेश नीति, द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ीकरण और कूटनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी, ठीक है। आगे चर्चा करें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो पुलिस बल है, सीआरपीएफ, इसके उप महानिदेशक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी, चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में आईपीएस अधिकारी रविशंकर छवि को, किसका? इनका नाम याद रखिए, रविशंकर छवि जो है ये बन गए हैं यहां पर डीआईजी बन गए हैं सीआरपीएफ में। देखा जाए तो 2007 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश कैडर से संबंधित है। इस नियुक्ति से पूर्व जो रविशंकर छवि है, ये उत्तर प्रदेश कैडर में विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। तो यहां पर देखा जाए हमने 2 नियुक्तियां देखी। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड और जॉर्जिया में जो भारतीय राजदूत बने उनका नाम देखा, यहां पर मुआनपुई सवाई, और साथ साथ में देखा जाए तो अमित कुमार मिश्रा का नाम देखा। अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में और जो मुआनपुई है वो न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत। साथ साथ में यहां देखें अन्य नियुक्तियों के अंतर्गत तो सीआरपीएफ के जो डीआईजी बने हैं उनका नाम देख लिया, रविशंकर छवि इनका नाम है। अब यहां पर कुछ अन्य नियुक्तियां जो 2025 में हुई हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। नियुक्तियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो जाती है, ठीक है। तो नियुक्तियों में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यमन के प्रधानमंत्री के बारे में, साया मोहसिन जिंदानी।
शाया मोहसिन जिंदानी, इनके बारे में चर्चा करें तो ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शाया मोहसिन जिंदानी। फिर उसके बाद में देखा जाए प्रवीण वशिष्ठ का नाम चर्चा कर ले यहां पर, प्रवीण वशिष्ठ, ये क्या बने हैं? ये नए सतर्कता आयुक्त, नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। ठीक है, नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। फिर आगे हम चर्चा करें प्रवीण वशिष्ठ के बाद में देखा जाए प्रवीण वशिष्ठ क्या बने हैं? नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। फिर विकास चड्ढा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विकास चड्ढा, अभी देखा जाए तो ये जनवरी महीने में मैंने आपको पढ़ाया भी है विकास चड्ढा। यहां पर देखा जाए विकास चड्ढा के बारे में तो ये जो टीवीएस सप्लाई चेन के ग्लोबल सीईओ, टीवीएस सप्लाई चेन के ग्लोबल सीईओ बने हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछे कि टीवीएस सप्लाई चेन के ग्लोबल सीईओ कौन बने हैं तो उनका नाम है विकास चड्ढा। और वहीं पर देखा जाए आईटीबीपी के डीजी कौन बन गए हैं, यानी कि निदेशक कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर, शत्रुजीत सिंह कपूर, शत्रुजीत सिंह कपूर है, ये बन गए हैं आईटीबीपी के डीजी। और वहीं पर बीएसएफ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? बीएसएफ के नए प्रमुख क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रवीण कुमार। ठीक, प्रवीण कुमार। आगे देखें, यहां पर हम चर्चा करें तो ओडिशा की पहली महिला महासचिव, पहली महिला सचिव कौन बनी है? पहली महिला सचिव कौन बनी है? इनका नाम है अनु गर्ग। क्या नाम है? अनु गर्ग नाम है। आगे देखें, यहां पर देखा जाए जो ममता वर्मा है वो क्या बन गई है? ममता वर्मा बन गई है डीडी न्यूज की निदेशक। कौन बनी है? ममता वर्मा बनी है। और ये नियुक्तियां आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाती हैं। साथ साथ में देखा जाए रेवती मोहिते डेरे। अब ये जो रेवती मोहिते डेरे हैं, इनको देखा जाए तो ये मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो यहां पर देखा जाए शाया मोहसिन जिंदानी के बारे में चर्चा की, यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रवीण वशिष्ठ को देखा जाए तो नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। विकास चड्ढा को देखा जाए टीवीएस सप्लाई चेन के ग्लोबल सीईओ बने हैं। आईटीबीपी के जो मतलब निदेशक कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं। बीएसएफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? प्रवीण कुमार बने हैं। ओडिशा की पहली महिला सचिव कौन बनी है? अनु गर्ग बनी है। डीडी न्यूज की निदेशक कौन बनी है? तो डीडी न्यूज की निदेशक देखा जाए तो कौन बन गई है? डीडी न्यूज की निदेशक बनी है ममता वर्मा। और रेवती मोहिते डेरे, इनको देखा जाए तो मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। वहीं पर चर्चा कर ले, यहां पर देखा जाए तो जो मेटा है, मेटा के द्वारा हाल ही में जो दीना पावेल मैककॉर्मिक है, क्या नाम है इनका? दीना पावेल मैककॉर्मिक, इनको देखा जाए मेटा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, दीना पावेल मैककॉर्मिक। और वहीं पर एक अन्य नियुक्ति देखा जाए तो यहां पर देखा जाए जो वेनेजुएला में देखा जाए, जब वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनका किडनैप कर लिया गया, तो उनको किडनैप करने के बाद में
यहां पर चर्चा करें तो जो डेल्सी रोड्रिगेज है, क्या नाम है, डेल्सी रोड्रिगेज, ये वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति बनी। ठीक है, इतने नियुक्तियां आप याद रखिए जो आपके जनवरी महीने से है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और सारी नियुक्तियां हमने यहां पर देख ली हैं। ठीक, सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक के बारे में चर्चा की। साथ साथ में साया मोहसिन जिंदानी यमन के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रवीण वशिष्ठ सतर्कतायुक्त बने हैं, विकास चड्ढा टीवीएस सप्लाई चेन के ग्लोबल सीईओ बने हैं, आईटीबीपी के जो नए प्रमुख हैं शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं, बीएसएफ के नए प्रमुख प्रवीण कुमार बने हैं, ओडिशा की पहली महिला सचिव अनु गर्ग बनी है, डीडी न्यूज की निदेशक ममता वर्मा को नियुक्त किया गया है, रेवती मोहिते डेरे जो है मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, और दीना पावेल मैकार्मिक को मेटा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डेल्सी रोड्रिगेज को देखा जाए तो वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति बनी है। अब आइए चलते हैं आगे। टॉम 2025 का जो ट्रैफिक इंडेक्स है ये आ चुका है। ठीक है, यहां पर दुनिया भर के जो शहर है, शहरों में ट्रैफिक के अनुसार रैंकिंग प्रदान की जाती है, और यहीं पर देखा जाए जो टॉम का ये इंडेक्स हो जाता है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, पीवाईक्यू में सवाल आए भी हैं। भारत की प्रमुख आईटी हब बेंगलुरु वर्ष 2025 में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक यातायात या भीड़भाड़ वाला शहर रहा है। चर्चा करें तो यहाँ औसत ट्रैफिक कंजक्शन स्तर जो था ये 74.4% दर्ज किया गया है। यह जानकारी नीदरलैंड स्थित लोकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टॉम की 2025 ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट में मैक्सिको सिटी को पहला स्थान दिया गया है, जबकि बेंगलुरु को दूसरा और डबलिन को तीसरा स्थान प्रदान किया गया, यानी कि सबसे भीड़भाड़ वाले शहर पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में देखा जाए तो कौन सा शहर, मैक्सिको सिटी दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर है, दूसरे नंबर पर बेंगलुरु है, और तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान है आयरलैंड का शहर डबलिन का। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए इंडेक्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इंडेक्स सूचकांक और भी देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। सूचकांक यहां पर देखा जाए, पहला सूचकांक हम लोग चर्चा करेंगे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स या आरएनआई के बारे में। ये जो आरएनआई इंडेक्स है, जारीकर्ता कौन है, ठीक है, जारीकर्ता कौन है, इसमें भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान देखेंगे, और शीर्ष देश देखेंगे, शीर्ष देश कौन सा है, इस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में यही तीन चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। भारत का स्थान क्या है, 16वां है, भारत का स्थान क्या है, 16वां है, 154 देशों में, 154 देशों में। शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो शीर्ष स्थान पर कल मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान पर है। कौन सा देश, सिंगापुर, सिंगापुर इसमें देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पर है, फर्स्ट रैंक पर है। कल ही इस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, और ये भारत के द्वारा, ठीक है, ये रिपोर्ट देखा जाए तो भारत द्वारा जारी किया जाता है, और तीन आधार पर रिपोर्ट जारी किया जाता है। सबसे पहला तो देखा जाए तो पर्यावरणीय उत्तरदायित्व है, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, ठीक है, फिर आंतरिक उत्तरदायित्व और बाह्य उत्तरदायित्व या जो अन्य देशों के साथ सहयोग है। ये तीन आधार है, इन्हीं तीन आधारों पर देखा जाए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। दूसरी रिपोर्ट देखें, दूसरी रिपोर्ट कौन सी हो जाती है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए दूसरी रिपोर्ट कौन सी है, तो दूसरी रिपोर्ट का नाम है सर्वश्रेष्ठ फूड सिटी 2025-26, जो सर्वश्रेष्ठ फूड सिटी 2025-26 की रिपोर्ट। अब इसमें देखा जाए होता क्या है, जो दुनिया भर के विभिन्न शहर हैं, उन दुनिया भर के विभिन्न शहरों का आकलन किया जाता है कि वहां पर जो फूड, मतलब जो उस शहर में जो फूड मिलते हैं उनके हिसाब से रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो इसका जारीकर्ता देखा जाए तो टेस्ट एटलस के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, टेस्ट एटलस के द्वारा इसको जारी किया जाता है।
और यहां पर देखा जाए जो टॉप 10 है, टॉप 10 में देखा जाए तो 5 शहर ऐसे हैं जो इटली के हैं। ठीक है, टॉप 10 में 5 शहर इटली के हैं, टॉप 10 में 5 शहर इटली के हैं। उनमें से पहला शहर जो है नेपल्स। ठीक, टॉप फाइव देखा जाए टॉप 10 में, टॉप 10 में 5 शहर इटली के हैं, 5 शहर इटली के हैं। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम किसका है? नेपल्स। ये नेपल्स इटली का ही शहर है। यहां पर देखा जाए जो 100 में जो टॉप 100 है, टॉप 100 में देखा जाए तो भारत के 6 शहर शामिल है, 6 शहर शामिल है। उनमें से जो भारत का शीर्ष शहर है, भारत का शीर्ष शहर, वो शीर्ष शहर कौन सा है? वो शीर्ष शहर है मुंबई। ठीक है, शीर्ष शहर है मुंबई। और यहां पर देखा जाए इसका रैंक क्या है? इसका रैंक है 6वां। यानी कि जो शहरों का सूचकांक जारी किया गया उनके फूड के अकॉर्डिंग, उनके जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों को आधार बनाकर जो सर्वश्रेष्ठ फूड सिटी रैंकिंग जारी की गई टेस्ट एटलस के द्वारा, उसमें जो टॉप 10 सिटीज हैं उनमें से 5 शहर इटली के हैं। और यहां पर देखा जाए जो सूचकांक में पहला शहर वो कौन सा है? नेपल्स इटली का है। टॉप 100 में देखा जाए भारत के 6 शहर सम्मिलित है। और भारत की तरफ से देखा जाए शीर्ष शहर कौन सा रहा? तो भारत की ओर से शीर्ष शहर रहा मुंबई। ठीक है, और यहां पर चर्चा कर ले, यहां पर मुंबई जो है, मुंबई का 6ठा नहीं, मुंबई का 5वां स्थान है। याद रखिएगा, भारत के जो 6 शहर शामिल है और यहां पर 5वां स्थान है। अब मुंबई के इतर यानी कि मुंबई के अलावा कौन कौन से शहर शामिल है? तो अमृतसर, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई, ये 5 अन्य शहर यहां पर शामिल है 6 शहरों में। ठीक है, तो यहां पर हमने दूसरे रिपोर्ट की बात की। अब यहां पर चलते हैं, जो एशिया पावर इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स। अब एशिया पावर इंडेक्स देखा जाए किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, लोवी इंस्टीट्यूट है, उसी के द्वारा जारी किया जाता है। यहां पर देखा जाए तो पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान अमेरिका को। पहला स्थान किसको? अमेरिका को मिला है। दूसरा स्थान किसको दिया गया है? दूसरा स्थान दिया गया है चीन को। ठीक है, और यहां पर देखा जाए जो तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान किसको मिला है? तीसरे स्थान पर रखा गया है भारत को। यानी कि भारत जो है वो रूस और जापान दोनों से आगे है। चौथा स्थान किसका है? फोर्थ रैंक किसका है यहां पर देखा जाए? और फिफ्थ रैंक किसका है? तो चौथे स्थान पर है जापान। ठीक है, और 5वें नंबर पर देखा जाए तो रूस को रखा गया है। एक खास बात ये याद रखिए कि भारत जो है इसको मेजर पावर की कैटेगरी में रखा गया है, मेजर पावर कंट्री बताया गया, सुपर पावर नहीं, भारत को मेजर पावर कंट्री बताया गया। और भारत का यहां पर स्थान कौन सा है? तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, एक अन्य इंडेक्स भी देखते हैं। विश्व की शीर्ष टेक सिटी, विश्व की शीर्ष टेक सिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पर देखा जाए जो विश्व की शीर्ष टेक सिटी है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सेविल्स के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? सेविल्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। रियल एस्टेट कंपनी है सेविल्स, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और यहां पर देखा जाए विश्व का शीर्ष टेक सिटी किसको बताया गया है? तो शीर्ष टेक सिटी बताया गया सैन फ्रांसिस्को को। किसको? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को को इसमें पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरा स्थान किसको मिला है? तो न्यूयॉर्क को। ठीक है, न्यूयॉर्क को सेकंड स्थान पर रखा गया है। यहां पर चर्चा करें तो जो टॉप 30 है, ठीक है, टॉप 30 में भारत का एक शहर शामिल है, एक शहर शामिल है। और वो शहर कौन सा है? वो शहर है बेंगलुरु। कौन सा? वो शहर है बेंगलुरु है। और इसको कौन सा रैंक मिला है? तो इसको 16वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, 16वें स्थान पर रखा गया है, 16वें स्थान पर बेंगलुरु को रखा गया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलते चलते अंत में एक 5वां इंडेक्स देख लेते हैं, फिर इंडेक्स को खत्म करेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक 2026।
यहां पर देखा जाए ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो रिपोर्ट है ये 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है, जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। उन 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। यहां पर जो शीर्ष स्थान है वो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों खाली है। पहला दूसरा और तीसरे पे किसी देश को नहीं रखा जाता है। यहां पर देखा जाए जो चौथा स्थान है, यानी कि शीर्ष देश मान ले, जो चौथा स्थान है, ठीक है, ये किसको मिला है, ये डेनमार्क को मिला है, डेनमार्क को दिया गया है। ठीक है, भारत की यहां पर देखा जाए जो भारत की रैंक है, भारत की रैंक, भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है, तो इसमें देखा जाए भारत को इस बार 23वां स्थान प्रदान किया गया है, भारत को 23वां स्थान प्रदान किया गया है। और भारत की जो रैंकिंग है वो गिरी है, कितना गिरा है, 13 अंकों का, यहां पर देखा जाए 13 स्थान भारत का गिरा है। पहले कितनी रैंकिंग थी भारत की, 2025 में देखा जाए तो जो 2025 की रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें भारत का 10वां स्थान था। कौन सा स्थान था, भारत का 10वां स्थान था। तो यहाँ पर 13 स्थानों की गिरावट हुई है भारत की रैंकिंग में, भारत 23वें स्थान पर पहुंच गया है, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है। और ये रिपोर्ट 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है, जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर कितने रिपोर्ट देख लिए, सबसे पहले तो जो टॉम की रिपोर्ट इंडेक्स है इसको देख लिया, इसके साथ में रिवीजन करते हुए हमने जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है इसके बारे में चर्चा की। जारीकर्ता वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है, भारत का स्थान 16वां है, 154 देशों में, शीर्ष देश सिंगापुर है। भारत के द्वारा जारी किया जाता है, 3 चीजों को आधार बनाया जाता है, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, आंतरिक उत्तरदायित्व और बाह्य उत्तरदायित्व में। फिर देखा जाए सर्वश्रेष्ठ फूड सिटी टेस्ट एटलस के द्वारा जारी किया जाता है, टॉप 10 शहरों में 5 शहर इटली के हैं, प्रथम शहर किसको रखा गया है, नेपाल, जो नेपल्स है इटली का, उसको रखा गया है। टॉप 100 में भारत के 6 शहर सम्मिलित हैं और भारत का शीर्ष शहर कौन सा है, मुंबई है, जिसको 5वां स्थान मिला है। एशिया पावर इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है, भारत को तीसरा स्थान दिया गया है और भारत को मेजर पावर बताया गया है, जापान चौथे स्थान पर और रूस का 5वां स्थान है। अंत में विश्व की शीर्ष टेक सिटी के बारे में चर्चा करें तो सेविल्स के द्वारा जारी किया जाता है, सैन फ्रांसिस्को को देखा जाए विश्व का शीर्ष टेक सिटी बताया गया, न्यूयॉर्क का दूसरा स्थान है। भारत का यहां पर देखा जाए टॉप 30 में एक शहर सम्मिलित है, वो शहर कौन सा है, बेंगलुरु, और बेंगलुरु का स्थान है 16वां। ठीक है, और यहां पर देखा जाए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है, चौथे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया। भारत की रैंक देखा जाए तो 23वां है, भारत की रैंक में 13 स्थान की गिरावट हुई है। ठीक, 2025 में देखा जाए तो ये कौन से स्थान पर था, 10वें स्थान पर था। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर देखते हैं। इटर्नल के संस्थापक जो दीपेंद्र गोयल हैं, इन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। इटर्नल के संस्थापक दीपेंद्र गोयल, चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। 21 जनवरी 2026 को इटर्नल या जोमेटो के पेरेंट कंपनी के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने ग्रुप सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इटर्नल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चर्चा करें, उनके स्थान पर ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर ढिंडसा जो है ये इटर्नल के नए ग्रुप सीईओ बनेंगे। ठीक है, जो इटर्नल ग्रुप है, जो जोमेटो वगैरह की पेरेंट कंपनी है, इसके अब सीईओ कौन होंगे, अलविंदर ढिंडसा होंगे। चर्चा करें, दीपेंद्र गोयल ने 2008 में पंकज चड्ढा के साथ मिलकर फूडीबे की शुरुआत की थी और 2010 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था, जोमेटो कर दिया था, जिससे आप खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं। ठीक है, जोमेटो 2021 में आईपीओ लेकर आई थी और जून 2022 में ब्लिंकिट का इसने अधिग्रहण कर लिया था। कंपनी भारत सहित दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड में भी सेवाएं प्रदान करती है। जो जोमेटो है ये कंपनी न सिर्फ भारत में, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। ठीक, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर चलते हैं, यहाँ आगे चलते हैं, कुंभलगढ़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 21 जनवरी 2026 को कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। चर्चा करें तो यह अभ्यारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला में राजस्थान के राजसमंद, पाली, उदयपुर जिले में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला में कुंभलगढ़ फैला हुआ है, ये राजस्थान के राजसमंद, पाली और उदयपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद खनन, वृक्ष कटाई और औद्योगिक विस्तार पर प्रतिबंध लगेगा। इसका उद्देश्य तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा, पेंटेड फ्रोंकोलिन जैसे पक्षियों के संरक्षण और जैविक खेती व एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है। ठीक है, एक पॉइंट आप यहां पर ये याद रख सकते हैं कि इको सेंसिटिव जोन जो होता है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं। अब इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात आई है तो अभी आपको याद होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का, ठीक है, देखा जाए यहां पर तो यूपी का जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक, पक्षी अभ्यारण्य है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और याद रखिए कि जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर अवस्थित है, ये गोंडा में अवस्थित है और यहां पर
यहां पर देखा जाए 2 ऑक्सबो लेक है, ठीक है, 2 गोखुर झील भी है, 2 गोखुर झील है, और ये एक रामसर स्थल भी है, ठीक है, रामसर स्थल भी है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य है, ये देखा जाए तो इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, गोंडा में अवस्थित है। यहाँ पर देखा जाए एक रामसर स्थल है, 2 गोखुर झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। कुछ पॉइंट आप यहाँ पर और भी याद रख सकते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। पर्यावरण की बात आई है तो देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये इको पार्क जो है ये स्थापित किया जाएगा दिल्ली में, ठीक है। और वहीं पर हम चर्चा कर ले जो COP17 हुआ, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, सीबीडी का COP70, ये कहां पर हुआ COP70? तो यहां पर देखा जाए येरेवन, कहां पर? येरेवन आर्मेनिया में इसका आयोजन किया गया था, येरेवन आर्मेनिया में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, येरेवन आर्मेनिया में इसका आयोजन किया गया COP17 सीबीडी का। साथ साथ में देखा जाए तो कावेरी बेसिन में देखा जाए ऊद बिलाव संरक्षण पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है, जो तमिलनाडु का कावेरी नदी बेसिन है, कावेरी नदी बेसिन, यहां पर हाल ही में ऊद बिलाव संरक्षण पहल की शुरुआत की गई है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड इतने पॉइंट आप याद रखिएगा जो भी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, यहां से आपका काम बन जाएगा, याद करने में भी आपको आसानी होगी। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए ग्राका मिसल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनको कहीं कहीं ग्रासा मिसल भी आप पढ़ेंगे। तो जो ग्राका मिसल है, यहां पर वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। मोजाम्बिक की सामाजिक कार्यकर्ता है और पूर्व शिक्षा मंत्री ग्राका मिसल को वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा 21 जनवरी 2026 को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा की गई है। यहां पर चर्चा कर ले तो यह निर्णय पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो शिव शंकर मेनन थे, इनकी अध्यक्षता में कमेटी के द्वारा लिया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के क्षेत्र में उनके योगदान को प्रदर्शित भी करती है। पुस्तक में प्रकाशित यहां पर देखा जाए पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। चर्चा कर लेते हैं इनकी ग्रासा मिसल के बारे में। तो 1975 में मोजाम्बिक के पहले राष्ट्रपति सुमोरा मिकेल से इन्होंने शादी की थी और 1988 में मिचेल ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से भी दूसरी शादी की, ठीक है, नेल्सन मंडेला से दूसरी शादी की। यानी कि जो ग्रासा मिचेल है, इनको देखा जाए तो ग्रासा मिचेल जो है ये नेल्सन मंडेला की वाइफ है। और सबसे खास बात ये हो जाती है कि मिचेल 2 अलग अलग देशों की फर्स्ट लेडी बनने वाली इकलौती महिला है, यानी कि पूरे विश्व की एक इकलौती महिला है ग्रासा मिचेल, ठीक है, जो 2 अलग अलग राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्षों की वाइफ है, ठीक। तो इनका नाम याद रख सकते हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि मिचेल 2 अलग अलग देशों की फर्स्ट लेडी भी बन चुकी हैं, एक तो मोजाम्बिक की और दूसरी दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण खबर है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है, अमेलिया वाल्वरेडे के बारे में, ठीक है। वाल्वरेडे भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच बन गई है। जैसे सोजार्ड मरीन जो थे, ठीक है, सोजार्ड मरीन, ये जो हॉकी टीम थी ना, महिला हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बने थे। उसी प्रकार यहां पर देखा जाए जैसे सोजार्ड मरीन भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच, उसी प्रकार से अमेलिया वाल्वरेडे जो है ये भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच बनी है। चर्चा कर लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 20 जनवरी 2026 को कोस्टा रिका की अमेलिया वाल्वरेडे को भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल का मुख्य कोच नियुक्त किया है। 39 वर्षीय वाल्वरेडे 2011 में अपना कोचिंग करियर इन्होंने स्टार्ट किया था। 2015 तथा 2023 फीफा महिला विश्व कप में कोस्टा रिका टीम की कोचिंग भी इन्होंने दी थी, ठीक है। 2016 में देखा जाए कॉनकाफा फीमेल कोच ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था और 2023 और 2024 में बैलन डोर बेस्ट फीमेल मैनेजर का पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। भारतीय टीम के साथ उनका पहला प्रमुख टूर्नामेंट जो होगा ये AFC विमेंस एशिया कप 2026 होगा,
ठीक, तो आपको याद रखना है इनकी नियुक्ति के बारे में कि वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच कौन बनी है, इनका नाम याद रखिए, अमेलिया वाल्वरेडे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, गणतंत्र दिवस परेड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मेन यूनिट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर आयोजित होगी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट है सिमरन बाला, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सवाल ऐसे पूछे गए हैं आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं। इसके पहले के जो गणतंत्र दिवस परेड थी उनसे सवाल आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, तो याद रखिए जो सिमरन बाला है 140 पुरुष जवानों के ऑल मैन यूनिट का नेतृत्व करेंगी। यहां पर देखा जाए जम्मू कश्मीर की 26 वर्षीय सिमरन बाला ऐसी करने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। परेड इंडिया गेट के राइजीना हिल से लाल किले तक निकाली जाएगी। वर्ष यहां पर देखा जाए 30 झांकियां शामिल होंगी, जिनमें 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां होंगी। पहली बार बैक्टीरियन ऊंट और शिकारी पक्षी पशु दस्ते के साथ शामिल हो किए जाएंगे। सीआरपीएफ और सशस्त्र बल की महिला बाइक टीम भी यहां पर परेड में हिस्सा लेगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बार जो गणतंत्र दिवस परेड है उसके मुख्य अतिथि कौन है। चलिए आगे अंतिम पॉइंट पर चर्चा करें तो यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यूरोपियन यूनियन ने 22 जनवरी 2026 को भारत के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत रक्षा सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी, समुद्र सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और खुफिया सूचना साझा करने को सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक है, 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर होंगे और एंटोनियो कोस्टा तथा उर्सुला वॉन डेर लियन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जो सवाल मैंने पूछा उसका उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल गया। शिखर सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन के लगभग 90 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब चलते चलते आपसे कुछ सवाल है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्टेट बैक्टीरिया घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु। चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2025 में इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया जाएगा, नेल्सन मंडेला को, ग्राका मैचेल को या शिवशंकर मेनन को, एंटोनियो कोस्टा को। क्वेश्चन नंबर 4 है 77वां गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन, भावना कंठ, सिमरन बाला, अवनी चतुर्वेदी या पूजा ठाकुर। और अंतिम सवाल है यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ किस क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दी है, मुक्त व्यापार के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, सुरक्षा और रक्षा के लिए, शिक्षा और संस्कृति के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए यह है 5 सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के रिवीजन भी आपने किए। कल हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारा फोकस होगा पुरस्कारों पर, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं कम से कम उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, पिछले जो दिनों में मतलब पिछले 3-4 महीनों में जो अवार्ड प्रदान किए गए हैं एक टॉपिक ऐसा रखेंगे कि उसके अंतर्गत सारे पुरस्कार को एक साथ रिवाइज कर लें। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और डेली मुझे इंतजार रहता है कि आपके फीडबैक का। ठीक है, तो ये वीडियो सेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ है, नया इनिशिएटिव हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर लिखा करें। फीडबैक आप लिखते हैं तो हम भी देखते हैं, हमको भी प्रसन्नता होती है और आपके फीडबैक भी बहुत अच्छे होते हैं और देखकर फीडबैक देखकर जो मुस्कान है चेहरे पे वो आ ही जाती है। तो आपकी वजह से अगर जो हमारी मुस्कान बरकरार रहे तो उम्मीद करिए कि आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना जरूर लिखा करें। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।